गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं आज के समाचार पत्रों की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आइए आज 28 अप्रैल के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। बैठक में लॉकडाउन पर लचीली नीति के संकेत मिले हैं। वहीं अर्थव्यवस्था और प्रवासी मजदूरों समेत अन्य मुद्दों पर भी मंथन किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने अभी तक के 2 लॉकडाउन के अलग अलग स्वरूप की चर्चा करते हुए संकेत दिया है कि लॉकडाउन बढ़ता है तो स्वरूप भिन्न होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करें, किस तरह लॉकडाउन खोला जाए। केंद्र लॉकडाउन बढ़ाने पर राज्यों की रिपोर्ट के बाद फैसला लेगा। इस पर बुधवार को कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल के साथ साथ कोरोना पीड़ितों के इलाज पर खास जोर दिया है। उन्होंने L1, L2 व L3 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता का विस्तार करने को कहा है। साथ ही उन्होंने हर जिले में 1500 से 2500 क्षमता के क्वारंटीन सेंटर खोलने के निर्देश दिए हैं। यूपी में सोमवार को कोरोना से संक्रमित 113 नए मरीज सामने आए। इसमें लखनऊ के 5 मरीज शामिल हैं। प्रदेश में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। KGMU में कोरोना से संक्रमित उरई के 58 वर्षीय डॉक्टर में रविवार को किया गया प्लाज्मा थेरेपी प्रयोग सफल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में होने वाले विभिन्न जिलों के लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को उनके गृह जनपदों में भेजने के निर्देश दिए हैं। इस बीच प्रशासन ने देर रात 50 बसों से लगभग 1,000 छात्रों को उनके गृह जनपद रवाना कर दिया गया। मुख्यमंत्री का आदेश मिलने के बाद प्रशासन और सड़क परिवहन निगम ने तैयारी शुरू कर दी। सभी जरूरतमंद छात्रों को प्रयागराज रोडवेज की लगभग 300 बसों से चरणबद्ध तरीके से उनके गृह जिलों में पहुंचाया गया। प्रदेश के निजी स्कूल इस शैक्षिक सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। जिन स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है उन्हें अपना आदेश वापस लेना पड़ेगा। यह आदेश यूपी बोर्ड, ICSE, CBSE व अन्य बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से पैदा हुई कठिन परिस्थितियों के कारण राज्य सरकार ने अभिभावकों को राहत देने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन के कारण कुछ छात्र छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रभावित हुए हैं और ऐसे अभिभावकों को शुल्क जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संदिग्ध और हल्के लक्षणों वाले कोरोना रोगियों को घर पर ही एकांतवास में रहने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। सोमवार को देर रात इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए। निर्देश में कहा गया है कि यदि कोरोना का संदिग्ध व्यक्ति और हल्के लक्षणों वाले रोगियों के पास घर में एकांतवास में रहने की जगह है और उनके साथ देखरेख करने वाले कार्मिक उपलब्ध हैं तो घर में वह पृथकवास में रह सकेगा। रोगियों को रोग घोषणा करनी होगी कि वह स्वेच्छा से यह सुविधा ले रहा है। राज्य सरकार लॉकडाउन में आर्थिक तंगी झेल रहे ग्राम रोजगार सेवकों का 3 साल से बकाया मानदेय सीधे उनके खाते में देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 37,000 ग्राम रोजगार सेवकों का 3 साल से बकाया मानदेय देने संबंधी प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। ग्राम्य विकास विभाग ने ग्राम्य रोजगार सेवकों को उनका मानदेय देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। ग्राम रोजगार सेवकों का वर्ष 2017 से मानदेय बकाया चला आ रहा है। कुछ जिलों में बीच में मानदेय जरूर दिया गया है लेकिन हर माह इनको मानदेय नहीं मिल पा रहा है। इनका मुख्य काम मनरेगा के मजदूरों को काम देने से लेकर भुगतान कराने की प्रक्रिया इन्हीं की देखरेख में करना है। जॉब कार्ड बनाना और उसे बांटना, उनके कामों का निगरानी करना, मास्टर रोल भरने के साथ भुगतान कराना होगा। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी ने GST में रिटर्न दाखिल करने के लिए बड़े करदाताओं को 1 महीने और छोटे करदाताओं को 2 महीने की मोहलत दी है। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले व्यापारी मई की जगह अब 27 जून को रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को टेलीमेडिसिन के जरिए अपने डॉक्टरों से चिकित्सीय सलाह लेने के लिए प्रदेश के हर जिले के 732 डॉक्टरों की सूची जारी की है। यह सूची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले के तहत जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए थे कि अस्पतालों की ओपीडी ना खुलने के कारण मरीजों को टेलीमेडिसिन के जरिए चिकित्सीय सलाह दी जाए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी 75 जिलों में टेलीमेडिसिन के सहारे मरीजों को सलाह देने के लिए डॉक्टरों का चयन कर उनके मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। इनमें लखनऊ के 14 डॉक्टर शामिल किए गए हैं। 3 मई तक लॉकडाउन खुले या ना खुले, लेकिन सरकार मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में सामान्य तरीके से ऑपरेशन शुरू कर देगी। इसके साथ टेलीमेडिसिन के जरिए ओपीडी भी शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में शासन के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने अपना प्रस्ताव भी बनाकर सरकार के पास भेज दिया है। अभी तक मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी ही संचालित हो रही है। अब डॉक्टर उन ऑपरेशनों को भी करेंगे जिनको कोरोना वायरस के मरीजों को इलाज की सुविधा देने के लिए स्थगित कर दिया गया है। मरीजों से ऑपरेशन बाद में कराने के लिए कहा गया था। अब ऐसे इलेक्टिव ऑपरेशन भी मेडिकल कॉलेजों में संभव हो सकेंगे। प्रदेश सरकार ने हैंड सैनिटाइजर की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी है। प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से सोमवार को इस बाबत आदेश जारी किया गया है। विभाग की प्रमुख सचिव अनीता सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निर्धारित किए गए मूल्य पर ही हैंड सैनिटाइजर की बिक्री की जाएगी। बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर ने कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों की जान बचाने का फैसला किया है। कोरोना को हरा चुकी कनिका कपूर प्लाज्मा दान करेंगी। इसके लिए उन्होंने केजीएमयू के ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग को प्रस्ताव सौंपा है। खून की जांच के बाद संभवतः मंगलवार को प्लाज्मा डोनेट करने की प्रक्रिया हो सकती है। प्रदेश में अकेला केजीएमयू लखनऊ ही प्लाज्मा थेरेपी करने वाला केंद्र बना है। केजीएमयू प्लाज्मा थेरेपी के लिए आईसीएमआर की सारी अर्हताएं पूरी कर रहा था। ऐसे में उसे ही प्लाज्मा थेरेपी करने की अनुमति आईसीएमआर ने दी है। हालांकि लखनऊ के एसजीपीजीआई, कानपुर मेडिकल कॉलेज, बीएचयू ने भी प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति आईसीएमआर से मांगी थी, लेकिन उन्हें विभिन्न कारणों से अनुमति नहीं मिली है। कोरोना को हरा चुके व्यक्ति का प्लाज्मा जब मरीज को चढ़ता है तो उसमें वायरस से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश के मुताबिक शरीर में कोई भी संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया या फिर घातक रसायन से होता है, इसे एंटीजन कहते हैं। प्रतिरोधक क्षमता तैयार करने के लिए शरीर एंटीबॉडी तैयार करता है जो कि प्लाज्मा में होती है। इसमें 5 तरह की एंटीबॉडी होती हैं जो वायरस पर सीधे वार करते हैं। केजीएमयू में कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर व आधुनिक इलाज मुहैया कराया जा रहा है। दवाओं के साथ मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी करने वाला केजीएमयू यूपी का पहला संस्थान बन गया है। अब यह नोडल सेंटर की तरह काम करेगा। उरई के 58 वर्षीय डॉक्टर में रविवार को प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग सफल रहा है। यह जानकारी केजीएमयू कुलपति डॉक्टर MLB भट्ट ने सोमवार को ऑनलाइन प्रेस वार्ता में दी। कुलपति ने कोरोना को हराने वालों से प्लाज्मा दान करने की अपील भी की। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में पढ़ाने के लिए अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED 2020-21 सत्र के प्रवेश में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल इसका प्रावधान किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत अन्य प्रवेश एवं भर्ती में इसका लाभ गरीबों को मिला था, लेकिन DLED 2019-20 प्रवेश में अवसर नहीं मिल पाया था। देश में कोरोना महामारी से बीते 24 घंटों में के दौरान रिकॉर्ड 60 लोगों की मौत दर्ज की गई, जबकि इस बीच 1463 नए मामले सामने आए। मौतों की यह संख्या अब तक की सर्वाधिक है। यह जानकारी सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल रोगियों की संख्या बढ़कर 28,380 तक पहुंच गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 886 तक पहुंच गया है। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद यादव पर भी कोरोना का खतरा है। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर उमेश प्रसाद की यूनिट में पिछले लगभग 3 सप्ताह से भर्ती एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद डॉक्टर उमेश प्रसाद की यूनिट के साथ
साथ मेडिसिन विभाग के 22 सीनियर डॉक्टर, पीजी छात्र व कर्मियों ने अपना सैंपल दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण की मौजूदा स्थिति और संक्रमण पर नियंत्रण के उपायों पर चर्चा की। बैठक में मोदी ने कहा कि लॉकडाउन से बीते 1.5 महीने में देश में हज़ारों लोगों की जान बचाने में सफल रहे हैं। भारत की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या से कहीं ज़्यादा है, ऐसे में यह बात महत्वपूर्ण है। मार्च के महीने में भारत समेत कई देशों में एक जैसे हालात थे, हमने समय रहते कदम उठाए हैं। कोविड की महामारी ने जलवायु लक्षणों को लेकर भी दुनिया को संकट में डाल दिया है। मौजूदा स्थिति के आकलन के आधार पर जो शोध हो रहे हैं वो या तो संकेत देते हैं कि अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने से वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 11% कमी दर्ज की जाएगी, लेकिन यह अस्थायी नहीं होगी। वैश्विक एजेंसियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार जो पैकेज दे रही है उसमें जलवायु लक्ष्यों को भी ध्यान में रखें तो इस मोर्चे पर सफलता मिल सकती है। कांग्रेस द्वारा कोरोना की जांच के लिए महंगी किट खरीदने के आरोपों का भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने सोमवार को खंडन किया। ICMR ने कांग्रेस नेता उदित राज के ट्वीट का जवाब देते हुए ऐसी खबरों को गलत बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कीमत तय की गई है उसके हिसाब से RT-PCR टेस्ट की कीमत 740 से 1150 रुपये के बीच और रैपिड टेस्ट की कीमत 528 से 795 रुपये रखी गई है। 4500 रुपये में कोई परीक्षण नहीं किया गया है। कोरोना वायरस से जंग में नए प्रयोगों के बीच जांच की पुरानी तकनीक न्यूक्लिक एसिड टेस्ट मददगार साबित हो रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद चीन ने शंघाई के 50 अस्पतालों में इस तकनीक को अनिवार्य कर दिया है, जहां दफ्तरों और स्कूलों से लौटने वाला व्यक्ति भी जांच करा सकता है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए कई देशों, बड़ी फार्मा कंपनियों और परमार्थ संगठनों ने बड़ा जोखिम उठाया है। वे कम से कम इसका टीका बनाने के लिए अब तक अरबों डॉलर का निवेश कर चुके हैं, लेकिन विशेषज्ञों को इसमें कामयाबी की उम्मीद फिलहाल कम ही नज़र आ रही है। वे इससे सहमत हैं कि जल्द प्रभावी टीका बनाने के लिए यह जोखिम उठाना बहुत ज़रूरी है। 30 से अधिक दवा कंपनियों के अधिकारी, सरकारी स्वास्थ्य अफसर और महामारी विशेषज्ञों का मानना है कोरोना के किसी टीके के प्रभावी होने की अभी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फार्मा कंपनियां और शोधकर्ता हर संभावना को टटोलने में जुड़े हैं। किस टीके में थोड़ी भी संभावना दिख रही है उसके लिए वे संयंत्रों का निर्माण करने में लगे हैं। देश की शीर्ष स्वास्थ्य शोध एजेंसी ICMR ने राज्यों को चीनी कंपनियों से खरीदी गई कोविड-19 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया है। उसने ये टेस्ट किट वापस मंगाई गई हैं ताकि इससे आपूर्तिकर्ता को लौटाया जा सके। कोरोना के दौरान केंद्र MSME सेक्टर को राहत देने के लिए उसकी परिभाषा बदलने पर विचार कर रही है। सरकार उस नियम में बदलाव करने जा रही है जिसके तहत इस सेक्टर में निवेश ज़्यादा होगा और देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। मौजूदा दौर में कंपनियों की माली हालात यानी नेटवर्थ और वहां लगे उपकरणों के हिसाब से उसमें निवेश किया जाता रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सरकार पूरे सेक्टर में जान फूंकने के मकसद से कई नए बदलाव पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस हफ्ते के आखिरी तक अर्थव्यवस्था के लिए राहत पैकेज के साथ इन नियमों में बदलावों का भी ऐलान कर सकती है। मुंबई स्थित एक विशेष अदालत ने सोमवार को DHFL के प्रवर्तक कपिल वधावन और RKW डेवलपर्स के प्रवर्तक धीरज वधावन को यस बैंक घोटाला के मामले में 29 अप्रैल तक CBI हिरासत में भेज दिया। दोनों को रविवार को महाबलेश्वर स्थित आइसोलेशन केंद्र से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें इस मामले में करीब 50 दिन पहले नामजद किया गया था। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (INRA) ने कोरोना और अर्थव्यवस्था पर इसके असर का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को संशोधित कर 1.9% तक घटा दिया। भारतीय मूल के एक चिकित्सक की कोविड-19 से ब्रिटेन में मौत हो गई। यह जानकारी दक्षिण पूर्व ब्रिटेन के एक्सेस स्थित नेशनल हेल्थ सर्विस ट्रस्ट ने दी। ट्रस्ट ने यह भी बताया कि भारतीय मूल के चिकित्सक डॉक्टर कमलेश कुमार मैसन भारत में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 1973 में ब्रिटेन आ गए थे और एक चिकित्सक के तौर पर कार्यरत थे। डॉक्टर कमलेश की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में इस खतरनाक वायरस से मौत हो गई।
भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए की नकदी सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा सोमवार को की। रिजर्व बैंक की ओर से यह घोषणा फ्रैंकलिन टेम्पलेट म्यूचुअल फंड कंपनी के अपनी 6 बांड योजनाओं को बंद करने के कुछ दिनों के बाद की गई। कोरोना वायरस के कारण पूंजी बाजार में उतार चढ़ाव से म्यूचुअल फंड कंपनियों की नकदी हालत दबाव है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि इससे बढ़ते दबाव के कारण म्यूचुअल फंड कंपनियों को कुछ बांड योजनाओं को बंद करना पड़ा है। इसके और नुकसानदायक प्रभाव भी हो सकते हैं। हालांकि यह दबाव मुख्य तौर पर ज़्यादा जोखिम वाली बांड म्यूचुअल फंड तक सीमित है, जबकि अन्य कंपनियों योजनाओं की नकदी स्थिति सामान्य है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सोमवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। रक्षा प्रवक्ता ने आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। कोरोना महामारी के चलते अमेरिका समेत ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रमुख ने कहा है कि वह विश्व के सबसे धनी कुछ देशों के नेताओं से फ़ोन पर संपर्क में है और भोजन के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को न रोकने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि ये देश आर्थिक सहायता को रोकते या कम करते हैं तो संवेदनशील और संघर्षग्रस्त देशों के लोग भुखमरी की समस्या का सामना करने को मजबूर हो जाएंगे। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को कहा कि चीन को दुनिया भर में कोरोना वायरस के प्रसार के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। व्यापार एवं विनिर्माण कार्यालय के निदेशक तथा राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अधिनियम की नीति समन्वयक पीटर नवारो ने एक समाचार चैनल से कहा, चीन ने वायरस को 6 सप्ताह छिपाया, वे इसे वुहान में काबू कर सकते थे। कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि भारत से 25 जुलाई तक कोरोना की विदाई हो जाएगी। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने कोरोना संकट के खत्म होने की तारीख बताई है, जो इस महामारी से जूझते लोगों और देश में उम्मीद जगती है। यूनिवर्सिटी ने दुनिया के विभिन्न देशों में कोरोना संकट खत्म होने की तारीख बता दी है। यूनिवर्सिटी का अनुमान है कि इस महामारी का जीवन चक्र कई देशों में अंतिम अवस्था की ओर बढ़ रहा है। सस्टेनेबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड मॉडल के जरिए 130 देशों के डाटा का अध्ययन किया है। यूनिवर्सिटी डेटा ड्रिवन इनोवेशन लैब ने विभिन्न देशों के मौजूदा आंकड़ों के आधार मानकर यह अनुमान जताया है। वहीं वैश्विक स्तर पर कोविड-19 का प्रकोप दिसंबर तक ही कम हो सकेगा। म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राहत के आरबीआई के फैसले का घरेलू शेयर बाजारों पर बेहद सकारात्मक असर देखने में आया। सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में सोमवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंट्राडे में 32,103 के स्तर तक गया। हालांकि कारोबार के आखिर में वहां से करीब 360 अंक उतर कर सेंसेक्स 415.86 अंक यानी 1.33% उछाल के साथ 31,443.08 के स्तर पर बंद हुआ। चालू दशक के वर्ष 2019 में सैन्य खर्चों में 3.6% की सबसे ज़्यादा वैश्विक वृद्धि दर्ज की गई। अमेरिका के बाद चीन और भारत सैन्य खर्च के मामले में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। स्टॉकहोम स्थित एक थिंक टैंक के अध्ययन में यह बात सामने आई है। पहली बार है जब एशिया की 2 महाशक्तियां सैन्य खर्च के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जिंदा और स्वस्थ हैं। विदेश नीति के मामले में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के सलाहकार मून चुंग इन ने किम की सेहत को लेकर जारी अटकलों के बीच यह दावा किया है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व किम की हार्ट सर्जरी हुई थी। इसके बाद से उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इन अफवाहों को उस समय और बल मिला जब किम 15 अप्रैल को अपने दिवंगत दादा और उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग के 108वें जन्मदिवस समारोह में भी नजर नहीं आए। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मनोबल मिलता रहे। कमेंट ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।